सभी को नमस्कार। वस्तुनिष्ठ हिंदी इस शीर्षक से संबंधित हम कुछ वन लाइनर जो प्रश्न हैं वो करेंगे, एक पंक्ति के, जिनके उत्तर हैं। तो हम यहाँ पर भाषा के कुछ प्रश्न ले रहे हैं। जो विद्यार्थी, जो छात्राएं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए ये बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। आप चाहो तो साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम लिख कर याद करते हैं वो बड़ा अच्छा और सटीक रहता है और हम उसको पूरी तरह से याद कर पाते हैं और लंबे समय के लिए वो हमारे पास स्थायी रहता है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक प्रश्न ही आपसे साझा करूँगी। अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा कि अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी नाम से इनका एक लेख छपा था, उसमें इन्होंने ये कहा था, जो पुरानी हिंदी है वो अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को कहा था। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभाष हिंदी है। यानी कि प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा? तो यह कथन है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा, तो हमारा उत्तर होगा अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर होगा अपभ्रंश साहित्य का आरंभ 8वीं शती से माना जाता है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो उत्तर होगा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? उत्तर होगा अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि कृत महाभाष्य में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्यकार हेमचंद्र का समय क्या है? तो उत्तर होगा हेमचंद्र का समय 12वीं शती है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को ण भाषा किसने कहा? तो उत्तर होगा किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा। साहित्यिक अवधि में प्राप्त प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर होगा साहित्यिक अवधि में मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जो कि 1369 ईस्वी में लिखी गई थी, वो प्रथम ग्रंथ मानी जाती है। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हमारा उत्तर होगा मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग सारंगधर ने किया, कवि सारंगधर ने किया। किस युग को, अगला प्रश्न है अपना, कि किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो उत्तर होगा रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है ढूंढाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो ढूंढाड़ी जयपुरी बोली का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो उत्तर होगा कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया? तो उत्तर होगा हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग अल बरूनी ने किया। उन्होंने अपनी एक अल हिंद नामक पुस्तक थी, तो उसमें उन्होंने हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में पहली बार प्रयोग किया। अगला प्रश्न है हिंदी नई चाल में ढली किसकी रचना है? तो उत्तर होगा हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की रचना है। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में 1893 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है
नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ तथा इसके संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी में, और इसके जो संपादक हैं वो थे वेणी प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी शब्द मूलतः ईरानी सिंधी का ईरानी रूपांतरण है, जिसका मूल अर्थ होता है भारत का, भारतवासी और भारत के पदार्थ इत्यादि। संस्कृत, अगला प्रश्न है हमारा कि संस्कृत खारी कूफ जल भाषा बहता नीर किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति कबीर जी की है। कबीर जी ने कहा था संस्कृत खारी कूप है जल भाषा बहता नीर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियां एवं विभाषा माना है? तो हमारा उत्तर होगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिम हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियां एवं विभाषा माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण है? तो उत्तर होगा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि 1698 ईस्वी में जोशुआ केटलर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किया गया था। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है, अवहट्ठ भाषा से आशय है, यानी कि अवहट्ठ भाषा से क्या आशय है? तो अवहट्ठ भाषा से आशय है प्रवृत्ति अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, उपनागर, आभीर और ग्राम्य किस भाषा के भेद हैं? उत्तर होगा उपनागर, आभीर और ग्राम्य अपभ्रंश भाषा के भेद हैं। हिंदी, अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो उत्तर होगा हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। देवनागरी लिपि का मूल स्रोत क्या है? तो देवनागरी लिपि का मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का उद्भव कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए ये बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। आप चाहो तो साथ साथ इनको नोट कर सकती हैं। जिस चीज़ को हम लिखकर याद करते हैं वो बड़ा अच्छा और सटीक रहता है, और हम उसको पूरी तरह से याद कर पाते हैं और लंबे समय के लिए वो हमारे पास स्थायी रहता है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक प्रश्न ही आपसे साझा करूँगी। अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा कि अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। इन्होंने नागरी प्रचारिणी पत्रिका में पुरानी हिंदी नाम से इनका एक लेख छपा था, उसमें इन्होंने ये कहा था, जो पुरानी हिंदी है वो अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को कहा था। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभाष हिंदी है, यानी कि प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा? तो यह कथन है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा, तो हमारा उत्तर होगा अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर होगा अपभ्रंश साहित्य का आरंभ 8वीं शती से माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो उत्तर होगा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? उत्तर होगा अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग
पतंजलि कृत महाभाष्य में मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्यकार हेमचंद्र का समय क्या है? तो उत्तर होगा हेमचंद्र का समय 12वीं शती है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को ण भाषा किसने कहा? तो उत्तर होगा किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा। साहित्यिक अवधि में प्राप्त प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर होगा साहित्यिक अवधि में मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जो कि 1369 ईस्वी में लिखी गई थी, वो प्रथम ग्रंथ मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हमारा उत्तर होगा मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग सारंगधर ने किया, कवि सारंगधर ने किया। किस युग को, अगला प्रश्न है अपना, कि किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो उत्तर होगा रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो ढूंढाड़ी जयपुरी बोली का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो उत्तर होगा कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया? तो उत्तर होगा हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग अल बरूनी ने किया। उन्होंने अपनी एक अल हिंद नामक पुस्तक थी, तो उसमें उन्होंने हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में पहली बार प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली किसकी रचना है? तो उत्तर होगा हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की रचना है। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में 1893 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ तथा इसके संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा कि नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी में, और इसके जो संपादक हैं वो थे वेणी प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी शब्द मूलतः ईरानी सिंधी का ईरानी रूपांतरण है, जिसका मूल अर्थ होता है भारत का, भारतवासी और भारत के पदार्थ इत्यादि। संस्कृत, अगला प्रश्न है हमारा कि संस्कृत खारी कूफ जल भाषा बहता नीर किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति कबीर जी की है। कबीर जी ने कहा था संस्कृत खारी कूप है जल भाषा बहता नीर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियां एवं विभाषा माना है? तो हमारा उत्तर होगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियां एवं विभाषा माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण है? तो उत्तर होगा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि 1698 ईस्वी में जोशुआ केटलर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किया गया था। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है, अवहट्ठ भाषा से आशय है, यानी कि अवहट्ठ भाषा से क्या आशय है? तो अवहट्ठ भाषा से आशय है परवर्ती अपभ्रंश से।
अगला प्रश्न है, उपनागर, आभीर और ग्राम्य किस भाषा के भेद हैं? उत्तर होगा उपनागर, आभीर और ग्राम्य अपभ्रंश भाषा के भेद हैं। हिंदी, अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो उत्तर होगा हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। देवनागरी लिपि का मूल स्रोत क्या है? तो देवनागरी लिपि का मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का उद्भव कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी से